हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल होप एंड लर्न। मैं अंजलि आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 11 की अकाउंटेंसी एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। मैंने पहले 3 वीडियोस मैंने बना दिए हैं जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं अकाउंटेंसी के बारे में, और लेटेस्ट हमने स्टार्ट किया है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में, ओनर्स इक्विटी के बारे में, और पार्ट 2 में हम जानेंगे और भी कुछ ऐसे टर्म्स जो कि बिजनेस में यूज होते हैं, उनका बिजनेस में मतलब क्या होता है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स के बारे में। GOODS, गुड्स। गुड्स यानी कि सामान। पर बिजनेस में गुड्स का मतलब क्या होता है? क्या बिजनेस में हर एक सामान को हम गुड्स कह सकते हैं? तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देख ले तो लिखा है द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील। गुड्स हम उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं बिजनेस में जिसके लिए वो बिजनेस हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोटर बाइक की कंपनी है तो उस बिजनेस के लिए मोटर बाइक गुड्स हुए। डिटेल में हम लोग समझते हैं। सपोज हमारा बिजनेस, और यहाँ हम लिखेंगे कि बिजनेस के गुड्स क्या है, और फॉर मी, मेरे लिए उन गुड्स का क्या मतलब है, ठीक है। सपोज जैसे कि पहले अभी मैंने कहा मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स मतलब ये बिजनेस किस चीज की है? मोटर बाइक्स की बिजनेस है। तो क्योंकि ये बिजनेस मोटर बाइक के लिए चल रही है, वो मोटर बाइक की सेलिंग कर रही है, तो इसीलिए बिजनेस के लिए क्या हो गया? मोटर बाइक गुड्स है, ठीक है। इस बिजनेस के लिए मोटर बाइक गुड्स है। पर अगर वही मोटर बाइक मैं ले लेती हूँ तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? एक एसेट, ठीक है। मेरे लिए ये गुड्स नहीं है, क्योंकि मैं मोटर बाइक में डील नहीं कर रही हूँ। मैं मोटर बाइक, मेरा काम ये नहीं है कि मैं मोटर बाइक खरीदूं और बेचूं या उसे मैन्युफैक्चर करूं और बेचूं। मैंने मोटर बाइक अपने यूज के लिए खरीदी। तो जो चीज कंपनी के लिए गुड्स कहलाएगी वो मेरे लिए जरूरी नहीं है कि गुड हो, वो मेरे लिए एसेट होती है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अभी एक कंपनी है जो कि क्लोथ्स में डील करती है, उनका काम है तरह तरह की साड़ियां बेचना। सपोज एक साड़ी की दुकान है, तो उस साड़ी के दुकान के लिए ये क्लोथ्स क्या होंगी? गुड्स होंगी, ठीक है। पर मेरे लिए क्या हो जाएगी? वापस वो एक एसेट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी शॉप है, ओके। कॉफी शॉप है जहां पर बिजनेस क्या कर रही है? कॉफी शॉप में डील कर रही है, जैसे सीसीडी कैफे कॉफी। तो उनके लिए बिजनेस, उनके लिए क्या है? ये कॉफी जो वो सेल करती है ये उनके लिए गुड्स है। पर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो एक तरह का एक्सपेंस है, ओके, राइट। तो गुड्स हम किसे कहते हैं? गुड्स हम उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिसमें कि वो बिजनेस डील कर रही है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर कहीं भी आप बिजनेस अपने बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या कहीं भी आप किसी भी लेजर में, जर्नल में, कहीं भी अगर आप गुड्स सब इस्तेमाल होते हुए देखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं। गुड्स जहां लिखा है मतलब बहुत आसान है कि हम उसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि वो कंपनी डील कर रही है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। अब गुड्स है, हम अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हम कहीं से ले रहे हैं बेचने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसे बेचेंगे, ऑफ कोर्स हम करेंगे सेल। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे एक टर्म आपको मिलेगा, सेल्स। सेल्स क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू earned from selling of goods and services in which
द बिजनेस इज डीलिंग। ओके, अब बिजनेस सिर्फ गुड्स बेचने के लिए नहीं होते हैं, आजकल क्या बिजनेस सर्विसेज के लिए भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओला, उबर, ये आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, ये आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स टर्म हम कब लिखते हैं? सेल्स टर्म अगर लिखा हो, इसका मतलब हम वहां पे क्या बता रहे हैं? टोटल रेवेन्यू अर्न, हम रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं, टोटल रेवेन्यू का हिसाब दे रहे हैं जो कि हमने कमाया है। कैसे? जिस प्रोडक्ट में या सर्विसेज में वो बिजनेस डील कर रही है उसके सेलिंग से, सेल या परचेस, ठीक है। तो सेल्स के अंदर क्या आता है? वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आता है, अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है। लेकिन अब ये रेवेन्यू क्या है, ठीक है, आइए जानते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट है, रेवेन्यू इज द अमाउंट which the business has earned by selling its product or services। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। सेल्स मतलब सेल्स के अंदर हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट है जो कि हमने अर्न किया है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमने मोटर बाइक्स बेची, हमने मोटर बाइक्स बेची, ठीक है। सपोज मेरा कॉस्ट जो पड़ा मुझे मोटर बाइक बनाने का, वो मुझे पड़ा ₹1 लाख। ओके, कंपनी ने जो मोटर बाइक मैन्युफैक्चर की उसका कॉस्ट पड़ा ₹1 लाख, पर हमने उसे सेल किया, उसका सेलिंग प्राइस, उसका मार्क प्राइस हमने रखा ₹1,15,000 लेट्स से, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया मेरा रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या है? अमाउंट अर्न्ड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। अगर हमने अपने मोटर बाइक को 1,15,000 में बेच दिया तो ये 1,15,000 क्या है? मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। तो सेल्स में हम उस रेवेन्यू यानी कि उस अमाउंट को लिखते हैं जो कि हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने के बाद मिलते हैं। अब अक्सर ये सोचा जाता है कि रेवेन्यू और इनकम दोनों एक चीज है, पर इसमें छोटा सा डिफरेंस है। रेवेन्यू उस टोटल अमाउंट को बोलते हैं जो कि हमने कमाया है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचकर, पर इनकम इन दोनों का डिफरेंस होता है जो कि हमने कमाया है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचकर, दैट इज ₹15,000, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो कि हमने कमाया ओवरऑल, पूरी अमाउंट को हम रेवेन्यू बोलते हैं। पर उसमें से हमारा इनकम क्या है? इनकम वो ₹15,000, वो जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं हमारी इनकम। तो प्रॉफिट क्या है? कंफ्यूज मत होइए, आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट क्या है? बुकिश टर्म में प्रॉफिट excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year। सिंपली बताती हूँ, प्रॉफिट वो अमाउंट है जो कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर में कमाया है। ये डिफरेंस है हमारे जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है और सब्सट्रैक्ट करते हैं हम उससे हमारे पूरे अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस। सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर वो टाइम पीरियड है जिसके बीच में कंपनी अपने एक साल का पूरा ब्यौरा देती है। जैसे कि हम स्कूल में इंडिया में इन जनरल क्या होता है कि अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होती है और मार्च में हमारे एग्जाम्स एंड हो जाते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग में एक बिजनेस जो है ना, एक अकाउंटिंग ईयर हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से और हम अपने अकाउंटिंग ईयर का एंड मानते हैं 31 मार्च को, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये जो एक साल होता है, इसे अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? जो हमने रेवेन्यू कमाया है, माइनस जो हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। किसमें? टोटल एक
अकाउंटिंग पीरियड में। अब इनकम और प्रॉफिट में अंतर क्या है? हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारा मोटर बाइक 1 लाख रुपीज का है, अगर हमने उसे सेल किया है 1,15,000 में, तो ये 1,15,000 क्या है? हमारा रेवेन्यू है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मेरा इनकम है। ठीक है, इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट टर्म हमको क्या दर्शाता है? उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमें क्या क्या प्रॉफिट हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, वो हमें प्रॉफिट के अंदर लिखा जाता है। एक पूरे अकाउंटिंग ईयर का जो हिसाब होता है उसमें जो भी हमने इनकम किया है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट अलग अलग कारणों से हो सकता है। प्रॉफिट एक तो होता है जिसमें कि हमारी बिजनेस डील कर रही है, हम अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हैं, कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। और क्या होता है कि कभी कभी हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच देते हैं, तो हो सकता है कि हमें उससे भी प्रॉफिट हो। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या करती है? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट जो होता है एक साल का, वो हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं, ओनर्स इक्विटी के अंदर, जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग के नाम से जानते हैं, रिजर्व के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब वहां पे हमने क्या सीखा था? वहां पे हमने सीखा था कि एक कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब जो भी हमारी इनकम होती है उससे हम अपने सारे खर्चे निकाल देते हैं, जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे कुछ पे करने होते हैं, वो सब पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो हम डाल देते हैं रिजर्व्स में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि प्रॉफिट अगर हमारी कंपनी को हो रही है तो वो हमारे ओनर का जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपको याद होगा ओनर्स इक्विटी के अंदर, ओनर्स इक्विटी के अंदर हम पहले यहाँ पे लिखते थे कैपिटल, मतलब कि जो हमारे ओनर ने पैसा या जो भी एसेट इन्वेस्ट करके रखे हैं उसका अमाउंट, और यहाँ नेक्स्ट में हम लिखते थे रिजर्व्स, जो कि हम जिसमें हम अपने प्रॉफिट को डिफाइन करते थे। तो अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस पैसे को वापस वो ओनर यूज करेगा अपने कंपनी के बढ़ोतरी के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, या उसमें जो भी और अच्छे उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उसको यूज करना होगा उसके लिए यूज करेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे ओनर की इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाती है अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो। प्रॉफिट के बाद अब हम आ जाते हैं लॉस पर। प्रॉफिट का ठीक ऑपोजिट लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है कि हमारे खर्चे तो ज्यादा हो गए पर हमने उतना इनकम नहीं किया। ठीक है, तो लॉस ठीक प्रॉफिट का ऑपोजिट है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा था? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, और लॉस क्या होगा? ठीक उल्टा, एक्सपेंसेस ज्यादा, रेवेन्यू कम। जैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट को दर्शाते थे वैसे ही ओनर्स इक्विटी में हम लॉस भी दर्शाएंगे। अगर मुझे लॉस होता है, मुझे मतलब मेरी कंपनी को अगर लॉस हो जाता है तो ये क्या होगा? ये हमारे ओनर्स इक्विटी जिसके अंदर ये आता है उसे अफेक्ट करेगा। तो लॉस डिक्रीज करता है हमारे ओनर्स इक्विटी को। ठीक है, लॉस डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीजेस इज इक्वल टू, और व्हाटसोएवर आपको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, इज इंक्रीजिंग व्हाट? इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड लॉसेस इन अ कंपनी डिक्रीजेस ओनर्स इक्विटी। ओके, वापस आ जाती हूँ रेवेन्यू में। रेवेन्यू का मतलब मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही बताया कि जो हमें इनकम हो रहा है, जो एक्स्ट्रा मनी हम कमा रहे हैं। पर रेवेन्यू बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक। बैंक तो कोई आपको गुड्स नहीं बेच रही है, वो आपको सर्विस दे रही है, लोन दे रही है आपको। तो इसके मतलब बैंक कैसे कमा रही है पैसा? आप क्या देते हैं उन्हें? इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक के लिए रेवेन्यू क्या होता है? इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो बैंक का रेवेन्यू जो है वो है इंटरेस्ट। कभी कभी जो एजेंट्स होते हैं LIC वगैरह के, तो वो क्या करते हैं? आपसे पॉलिसीज करवाते हैं, उनके बदले उनको क्या मिलता है?
कमीशन। तो उन एजेंट्स के लिए जो उनका रेवेन्यू है वो है कमीशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बिजनेस यही है कि वो घर को बनाए और फिर उसे रेंट पे दे, तो उनका रेवेन्यू क्या है, जो रेंट वो रिसीव करते हैं वो उनका रेवेन्यू है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं जिसे कि हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। लॉस केवल इसलिए हमारी कंपनी को नहीं होता कि हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए और हमारी इनकम, हमारे जो रेवेन्यू है वो हमें कम मिला। लॉस और कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाना, जैसे कि किसी एक मुसीबत का आन पड़ना, जैसे कि फ्लड आ गया आपके एरिया में, अर्थक्वेक आ गया, या किसी और कारण फायर लग गई। ठीक है। तो इन सब कारणों से भी हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। और लॉस में हम उन अमाउंट को भी लिखते हैं जब हम किसी मशीनरी या किसी फिक्स्ड एसेट को बेच देते हैं और अगर हमें लॉस हो जाती है तो उस अमाउंट को भी हम लॉस के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम आ जाते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को जानने के पहले हमने डिस्कस कर लिया है सेल्स अभी थोड़ी देर पहले। सेल्स दो फॉर्म में होते हैं, कैश के फॉर्म में भी होते हैं और क्रेडिट के फॉर्म में भी होते हैं। कैश सेल्स मतलब जब हमने गुड्स बेचा हमें तुरंत पैसे मिल गए। क्रेडिट सेल्स मतलब हमने सामान को उधार पे बेचा है, वो पैसे हमें कुछ दिन बाद मिलेंगे, कुछ समय बाद मिलेंगे। अब हो सकता है किसी डिफेक्ट के वजह से या किसी और कारण से भी कुछ गुड्स हमारे वापस आ गए, तो ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, ये अमाउंट हम लिखेंगे अंडर द हेड सेल्स रिटर्न। राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लाख रुपीज का गुड्स बेचा और 50,000 रुपीज का गुड्स वापस आ गया, मतलब हमारा सेल्स रिटर्न कितना हो गया, 50,000 रुपीज का। मतलब हमारा टोटल सेल्स कितना रहा, ₹2,50,000। क्लियर। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्यों? बहुत आसान है। जो हमने सामान बेचा था वो वापस हमारे पास आ गई, मतलब हमारे कंपनी में वापस इन हो गया, तो रिटर्न इनवर्ड। सिमिलरली परचेजेस, अब कंपनी सेल करती है वो तो समझ में है, परचेज भी करती है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल्स खरीदेगी जिससे कि वो अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाए और फिर उसे बेचेगी। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस देखते हैं तो उसके अंदर वो अमाउंट लिखा हुआ होता है जो कि कंपनी ने अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदे हैं। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है कि वो किसी मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदती है और वापस उसे मार्केट में बेचती है। तो परचेजेस के अंदर क्या आ सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने का अमाउंट जो है वो हम लिखते हैं, या अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसका अमाउंट जो है वो परचेज के अंदर लिखती है। ठीक है। अमाउंट procured by a business in an accounting year। वैसे ही अगर कुछ हमने खरीदा और हमें सामान पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसे हम वापस भेज देंगे, उस सामान को वापस हम रिटर्न कर देंगे। तो इसे हम लिखते हैं अंडर द हेड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है। हमने रिटर्न को आउट कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3 लाख रुपीज का सामान 30,000 रुपीज का सामान खरीदा है और उसमें से 5,000 का सामान अगर हमने वापस कर दिया तो हमारी टोटल परचेज कितनी हुई, 30,000 माइनस 5,000 दैट इज ₹25,000। वेरी इजी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है डिस्काउंट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम कहीं डिस्काउंट देख लेते हैं, स्पेशली लड़कियां, अगर कपड़े की दुकान में डिस्काउंट या सेल लिखा हुआ है तो उस पर तो जाना ही जाना है, भले हमें कपड़े की जरूरत हो या नहीं हो। तो आइए डिस्कस करते हैं डिस्काउंट के बारे में। वैसे लड़के भी कुछ कम नहीं है,
अगर मोबाइल पे डिस्काउंट का ऐड आने लगे तो बोलेंगे पापा प्लीज अभी खरीद दो ना, बाद में आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, प्लीज अभी तो डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं बिजनेस में डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट मतलब डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बिजनेस जब अपने गुड्स के दामों में मार्केट प्राइस से अगर आपको थोड़े कम में बेच रही है, सस्ते में बेच रही है, तो हम उसे डिस्काउंट बोलते हैं। पर बिजनेस में हम डिस्काउंट को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को पहले से बोल देती है कि अगर आप ये चीज ले रहे हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब ट्रेडिंग हो रही है, सामानों का लेन देन हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तब ये पहले से बता दिया जाता है कि आपके गुड्स पे आपको 2%, 5% या एक डेफिनाइट जो भी परसेंटेज है आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये हो जाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट आपको इंस्टेंट दिया जाता है। ये तब यूज होता है सपोज आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, गुड्स बेच दिया 5 लाख रुपीस का, ठीक है, और उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ टाइम बाद चुका दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको 2 महीने बाद चुका है, हो सकता है वो आपको 4 महीने बाद चुका है, हो सकता है आपको 6 महीने बाद चुका है। आपका पैसा तो वहां फंस गया। ठीक है, तब क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप इस अमाउंट को एक टाइम पीरियड के अंदर जो वो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि आप 10 डेज के अंदर मेरे 5 लाख रुपीज अगर आप चुका दोगे तो 20,000 का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। मतलब आपको पे करने होंगे सिर्फ 4,80,000। अगर आप 10 दिन के बाद मुझे पैसे देते हो तो आपको पूरे 5 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं ऑब्वियसली मेरे 20,000 रुपीज बच जाए, तो वो उनको फटाफट जाके पैसे दे देते हैं। इसमें फायदा किसका है? सेलर का फायदा है कि उनको पैसे टाइम से मिल जाते हैं, और इस तरह के डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। यहाँ पे पेन पेपर लेके कुछ बनाना नहीं होता। बिजनेस में ड्राइंग्स का मतलब अमाउंट और गुड्स द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट या वो सामान जो कि हमारे बिजनेस के काम आ रहा था, जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड था। अगर बिजनेस का जो ओनर होता है वो कुछ पैसे बिजनेस से निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या फॉर एग्जांपल एक कार जो कि पहले यूज हो रही थी बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को लाने के लिए और पहुंचाने के लिए, अब ओनर ने डिसाइड किया कि नहीं ये कार अब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए करूंगा, इसे और बिजनेस में मैं नहीं रखूंगा। तो इन चीजों को हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग को हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। क्यों? कैपिटल मतलब वो अमाउंट या वो एसेट्स का अमाउंट जो कि ओनर ने बिजनेस में लगाया था, और ड्राइंग्स मतलब ओनर क्या कर ले रहा है, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं विथड्रॉ। ठीक है, जो कि वो ओनर विथड्रॉ कर रहा है अपने कैपिटल में से, मतलब जो कि पूंजी के तौर पे उसने लगा रखा था वो उसे निकाल रहा है, तो उन चीजों को हम कहते हैं ड्राइंग्स। इससे क्या होता है, ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है, ओनर ने जो इन्वेस्ट किया था उससे कुछ निकाल लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो हमारे ओनर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ओके, होप आप सभी को सारे टर्म्स समझ में आए होंगे।
अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो मैंने चेकलिस्ट बना के रखी है, आज जो जो टर्म्स मुझे कवर करने थे वो हमने कवर किए कि नहीं। गुड्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डिस्काउंट, ड्राइंग एंड इनकम, ये सारे टर्म्स आज हमने डिस्कस किए हैं। अच्छे से आप भी घर में पढ़िए, समझिए चीज़ों को, और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो कि जल्दी आने वाला है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पार्ट 3। और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए नए वीडियोस के। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।